प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। झेन फ़कीर, झेन गुरु जब उसके शिष्य ध्यान करते होते हैं तो डंडा लेकर घूमता रहता है और ज़रा ही वह देखता है कि कोई झपकी खा रहा है, क्योंकि 6 घंटे और 8 घंटे ध्यान के लिए बैठना पड़ता है एक ही आसन में, तो नींद स्वाभाविक है। जैसे ही कोई लगता है कि झपकी खा रहा है, उसका डंडा उसके सर पर पड़ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि उसके डंडे का पड़ना और साधक की यह झपकी ही नहीं टूटी, नींद ही टूट गई। अनेक बार ऐसा हुआ है कि उसके डंडे के पड़ने का क्षण संबोधि का क्षण हो गया। जब पहली दफ़ा झेन फ़कीरों की कथाएं पश्चिमी भाषाओं में अनुवादित हुई तो उनको भरोसा ही नहीं आया कि ऐसा कहीं हो सकता है कि कोई सिर पर डंडा मार दे और ज्ञान उपलब्ध हो जाए। क्या ज्ञान इतना आसान है? और डंडे मारने से ज्ञान का संबंध क्या है? ज्ञान उपलब्ध होता है बाइबल के पढ़ने से, कुरान के पढ़ने से, गीता के पढ़ने से। सिर पर डंडा पड़ने से ज्ञान कैसे उपलब्ध होगा? और झेन फ़कीरों की कथाएं बड़ी अनूठी हैं कि किसी शिष्य को उन्होंने खिड़की के बाहर फेंक दिया और जब वह नीचे गिरा ज़मीन पर तो ज्ञान को उपलब्ध हो गया कि शिष्य भीतर प्रवेश कर रहा था। उसका हाथ दरवाजे के भीतर था और गुरु ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और उसका हाथ 2 दरवाज़ों के बीच पिस गया, लहू लुहान हो गया और वह ज्ञान को उपलब्ध हो गया। बोकोजू के संबंध में प्रसिद्ध कथा है कि बोकोजू जब भी बोलता था तो बोलते वक्त उसकी एक उंगली सदा ऊपर उठी रहती थी। लोगों को समझाते वक्त अद्वैत का प्रतीक था वह उसकी एक उंगली। उसके शिष्य इस पर पीठ पीछे मजाक भी करते थे, चर्चा करते थे, एक उंगली उठाकर करते थे, कुछ हर्ज भी ना था। एक छोटा बच्चा जो बोकोजू की सेवा में रहता था, बोकोजू के लिए चाय ले आना, पानी ले आना और उसका आसन बिछा देना, वह बिल्कुल निष्णात हो गया था इस उंगली में। वह बोकोजू की नकल बिल्कुल वैसे ही करता था जैसे बोकोजू भी नहीं कर सकता था। कहीं भी एकांत में यहाँ वहाँ किसी को भी वह उंगली से खड़ा होकर उपदेश करता था। बोकोजू को सब पता था, क्योंकि बुद्ध पुरुषों की पीठ के पीछे भी जो होता है वह भी उनकी आँख के आगे है। उनसे छिपाने का कोई उपाय नहीं, और अगर आपको लगता है कि आप छिपा रहे हैं तो उसका कुल कारण इतना ही है कि वे आपको पता नहीं चलने दे रहे कि उनको पता है, बस इतना ही। एक दिन बोकोजू बोल रहा था, वह बच्चा उसके पीछे कुर्सी पर बैठा था। बोकोजू ने उंगली उठाई, उस बच्चे ने भी कुर्सी के पीछे उंगली उठाई। बोकोजू मुड़ा, उसने चाकू खीसे से निकाला और उंगली काटकर फेंक दी उस बच्चे की। एकदम धक्का लग गया, सारे लोग घबरा गए। बच्चा चीख मार उठा, उंगली टूटकर गिर गई, खून नीचे गिरने लगा। बोकोजू ने बच्चे को पकड़कर सामने लाया और बोकोजू ज़ोर से हंसा। जब बोकोजू ज़ोर से हंसा तो बच्चे को भी कुछ समझ में नहीं आया कि वह रोए कि हंसे, और एक क्षण को वह भी भूल ही गया कि उंगली कट गई है। और तब बोकोजू ने उंगली उठाई और उस बच्चे से कहा कि तू भी उठा। उस बच्चे ने भी उंगली उठाई और कहते हैं कि वह ज्ञान को उपलब्ध हो गया। वह बच्चा उसी क्षण ज्ञान को उपलब्ध हो गया। ये कथाएं बड़ी अनूठी हैं और बेबूझ हैं और देखने पर बड़ी कठोर मालूम पड़ेंगी। यह बोकोजू बड़ा दुष्ट मालूम पड़ता है। एक छोटे बच्चे की उंगली काट दी, लेकिन उंगली काटने का शौक नींद तोड़ सकता है, और अगर उंगली काटने से नींद टूटती है तो यह कीमत चुकानी बुरी नहीं है। लेकिन यह बोकोजू ही जानता है कि किस क्षण में यह घटना घट सकती है, जबकि नींद की परत बिल्कुल पतली हो, ज़रा सी धुंध हो, चोट में टूट जाए। इसलिए झेन गुरु तभी चोट करता है जब बिल्कुल पतली सी परत होती है, अन्यथा आप चोट को भी पी जाएंगे, उंगली भी टूट जाएगी और कोई जागेगा नहीं। ध्यान की सारी प्रक्रियाएं तुम्हें हिलाने और झकझोरने की प्रक्रियाएं हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए
थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।